हेलो दोस्तों, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हाई स्टोरी में। कैसे हो आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ सब अच्छे हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा है कि हर वीडियो के लास्ट में आपको टिप्स दी जाएंगी ताकि आपको काफ़ी हेल्प हो आपकी पढ़ाई में या आपके लिखने में, नोट्स बनाने में, सीखने में कुछ भी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप टिप्स मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम बात करते हैं आज के अपने सेशन की। तो हम एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो हम उसके चैप्टर 1 से आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर फर्स्ट है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमें क्या क्या अतीत के बारे में जानने को मिलेगा, उनके बारे में बात होगी, कैसे कैसे लोग डेवलप हुए उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं लोगों की कि लोगों का रहन सहन कैसा था, घर कैसे थे, क्या वो खाते थे और कपड़े उनके कैसे थे, घर उन्होंने अपने कैसे बनाए। तो इन सब के बारे में हमें जानकारी धीरे धीरे प्राप्त हुई। तो ये चैप्टर हमें बताता है कि लोगों का रहन सहन कैसा था, व्यवसाय में वो क्या क्या करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इंसान ने कैसे डेवलपमेंट किया, ये पाषाण काल की बात है जब हमने पत्थरों की खोज करके उनकी जांच करके पता लगाया कि वो किस टाइम पर थे, क्या क्या उनका रहन सहन था, उन सब के बारे में हमने जानकारी ली। तो वो सबसे पहले शिकार किया करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने पशुपालन और कृषि करना आरंभ किया क्योंकि कृषि करने के लिए पशुओं की ज़रूरत होती थी, इसलिए उन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया था और कृषि वो करने लगे थे। वो नदियों के किनारे गांव बसाकर रहने लगे थे और धीरे धीरे उन्होंने व्यापार करना भी आरंभ कर दिया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मनोरंजन की कि वो मनोरंजन कैसे करते होंगे, बच्चे कैसे खेलते होंगे, क्या क्या उनके गेम रहे होंगे, मनोरंजन के लिए वो क्या क्या किया करते थे, मतलब कैसी कहानी वे सुनते थे, कैसे उन्होंने गाने गाए, ये सब बातें हम जानेंगे इस चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं। तारीख इसमें लिखा रहता है बहुत बार, इतने साल पहले या 4000 साल पहले ये हुआ था, 2000 साल पहले ये हुआ था। तो हमें समझना होगा कि वो जो ये साल का हिसाब लगाते हैं वो कैसे करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, ये हमने एक रेखा मान ली है, ये हमारा समय है 2020 का आज का। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट ले लिया है, 0 तारीख जो मानी गई है वो मानी जाती है ईसा मसीह का जो जन्म है, जिस वर्ष उनका जन्म हुआ उसको हम 0 से मानकर चलते हैं और उनके जन्म से पहले जो भी हुआ उसको हम ईसा पूर्व लिखते हैं, मतलब बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट बीसी, जिसको हम लिखते हैं बीसी लिखा रहता है बहुत बार। और उनके जन्म की जो बात की है, मतलब आज तक वर्तमान में, वो होती है ईसवी, मतलब उनके ईसा के जन्म के बाद का जो हुआ, एनो डोमिनी या कॉमन एरा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं दोस्तों 4700 साल पहले अगर हमें देखना है तो हम उसे कैसे देखेंगे। तो मान लीजिए 2020 से हम देख रहे हैं, तो 2000 साल तो ये मान लीजिए 2020 चल रहा है और फिर उससे हम पीछे अगर जाएंगे तो हम उन दोनों को ऐड करके सिंधु घाटी सभ्यता के ऑलमोस्ट पहुंचेंगे, तो 2700 और ये 2000। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम उस टाइम पीरियड को देखते हैं कि कैसे टाइम सेट किए जाते हैं। तो हमने 0 जो है ईसा मसीह का जन्म माना। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं कि लोग रहते कहाँ थे। लोग रहते कहाँ थे, यहाँ पे 5 है दोस्तों। तो लोग कहाँ रहते थे, उन स्थानों का जो वर्णन हुआ है उनको 5 भागों में बांटा गया है। नर्मदा नदी घाटी, सुलेमान किर्थर की पहाड़ियाँ और गौरव तथा विंध्य पहाड़ियाँ, और सिंधु उसकी सहायक नदी और गंगा उसकी सहायक नदियों में हमने इनको 5 भागों में बांटा है। इस किताब से हमें ये प्राप्त हुई हैं चीज़ें। तो बात करते हैं नर्मदा नदी घाटी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नर्मदा नदी घाटी है कहाँ। तो ये देखिए दोस्तों मैप, ये है आपकी नर्मदा नदी, ये है आपकी नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में पड़ेगी। मध्य प्रदेश गुजरात से जाती हुई ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो नर्मदा नदी घाटी, उस समय लोगों ने नदी के तट पर रहते थे। कुछ लोग तो मतलब ये इतने कुशल हो चुके थे कि इन्हें जड़ों की, फलों की, जंगलों की अन्य जो चीज़ें थी उन चीज़ों का इतना अच्छे से ज्ञान हो चुका था
कि इनको पता रहता था कि कौन सी चीज़ें हमें नुकसान देगी, कौन सी हमारे लिए हेल्दी है या हमारे खाने लायक है, तो ये उन्हीं चीज़ों को चुनते थे। उस टाइम पर मतलब नर्मदा नदी घाटी के टाइम पर कृषि नहीं की जाती थी, ये सिर्फ जंगलों से मिलने वाली चीज़ों से अपना भरण पोषण कर लेते थे और शिकार भी किया करते थे। ये नगरों में नहीं रहते थे, जहाँ भी इनको अच्छा खाना उपलब्ध हो जाता था ये उन्हीं स्थानों पर चले जाते थे, जंगलों की चीज़ों को ही जुटाकर अपना भरण पोषण करते थे। तो इनमें मेन चीज़ ये है कि ये ना तो कृषि किया करते थे और ना ही ग्रामों में या नगरों में रहा करते थे। ये चीज़ें बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है नंबर 2, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ पहले मैप में देख लेते हैं। ये है आपका सुलेमान की पहाड़ियाँ और किरथर की पहाड़ियाँ। तो ये अगर हम मैप देखें तो ये होगा आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो सुलेमान की पहाड़ियाँ उस हिसाब से हमारे नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगी, उत्तर पूर्व में। तो ये भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, जो आज हैं बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। तो देखो ये 8000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पहले मतलब यहाँ पर ही सबसे पहले गेहूँ या जौ के उपजने का आरंभ हुआ था, फसलों को उगाए जाने का आरंभ किया गया था। मतलब उससे पहले कहीं पर भी गेहूं की खेती नहीं की जाती थी दोस्तों। ये कृषि करने लगे थे, मतलब इस वाले एरिया में लोग कृषि करना इन्होंने आरंभ कर दिया था। पशु की आवश्यकता इनको पड़ने लगी थी, तो ये पशुपालन भी करते थे। भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि को ये पालते थे और ये गाँव में भी रहते थे। तो बहुत बार दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है कि नर्मदा नदी घाटी में और सुलेमान की पहाड़ियों के क्षेत्रों में क्या अंतर पाया जाता है। तो नर्मदा वाले उसमें ना तो कृषि की जाती थी, ना वो नगरों में रहते थे। ये कृषि भी करते थे और ये नगरों में भी रहते थे, और कृषि में इन्होंने गेहूं भी उगाना आरंभ कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 3, उत्तर पूर्व में जो है गारो की पहाड़ियाँ तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ। इसको भी मानचित्र में एक बार हम देख लेते हैं। ये है आपका, देखो, उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ, ये आपकी पड़ती है मेघालय में। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपकी उत्तर पूर्व, यहाँ पे आपका उत्तर है और ये आपका पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी गारो की पहाड़ियाँ हो गई मेघालय में। और बात करते हैं विंध्य पर्वत की, विंध्य की पहाड़ियाँ। ये रही आपकी विंध्य की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश में पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने मानचित्र देख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या विशेषता रही। यहाँ पर भी कृषि होने के प्रमाण मिले हैं, और यहाँ गारो की पहाड़ियों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पाई गई है, यहाँ पर चावल के अवशेष मिले हैं। मतलब ये धान भी उगाने लगे थे गारो की पहाड़ियों में। मध्य प्रदेश के एरिया में चावल की खेती भी होने लगी थी, जो कहीं और पर नहीं पाई गई है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ किन्हें कहा जाता है? जो नदी, छोटी नदी किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, वह उस बड़ी नदी की सहायक नदी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग 4700 वर्ष पहले आरंभिक नगर बसाए गए। 4700 वर्ष पहले आरंभिक नगर जो बसे वो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु घाटी सभ्यता में ही ये जो है ये सिंधु नदी के किनारे बसी, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। तो ये नदी के किनारे जो है नगर बसने लगे थे। और दूसरी जो नगरों का विकास हुआ था वो 250 वर्ष पहले हुआ था, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे। तो 2 भागों में अगर हम इंसानों के नगरों का बसने का टाइम माने तो 4700 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता और 2500 वर्ष पहले गंगा के किनारे महाजनपद बसने लगे थे। तो 5वीं बात करते हैं गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। गंगा और उसकी सहायक सोन नदी जो तो उसके दक्षिण में पड़ती है, उसके बारे में बात की गई है दोस्तों। तो मगध, ये जो महान जनपद गंगा के दक्षिण में फैलने लगे थे, उनमें एक शक्तिशाली राज्य जो था मगध, इसका विकास हो रहा था। ये अपने चरम पर थी इसकी शक्तियाँ, और इसके साथ ही अन्य हिस्सों में भी अनेक राज्यों की स्थापना जो है हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी क्षेत्रों में क्या हुआ, नगरीकरण आरंभ होने लगा, व्यापार करने लगे थे और प्रवास भी शुरू हो गया था। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाने लगे थे।
तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अगर बात करें दोस्तों, तो क्या क्या कारण रहे होंगे उस टाइम पर कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो सबसे पहले तो था कि वो खाने की खोज में जाते थे। मतलब भोजन, अगर एक जगह पर उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा तो काफ़ी टाइम तक वो वहाँ रहते थे, इतना उन्हें भोजन मिलता रहा, तो इतना तो वो वहाँ पर टिकते थे। उसके बाद वो वहाँ से प्रवास कर जाते थे, दूसरी जगह पर चले जाते थे। दूसरी बात आई प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं मतलब भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, जिसके कारण उनके रहन सहन की व्यवस्था बिगड़ जाती थी, तो वो दूसरे स्थानों पर चले जाते थे। फिर बात आती है व्यापार की। जब नगरीकरण होने लगा और लोग बाग अच्छे से रहने लगे थे, तो उसके बाद जो व्यापारी थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी मूल्यवान वस्तुएं पहुंचा दिया करते थे, तो यातायात की उन्हें भी काफ़ी ज़रूरत पड़ने लगी थी। बात करते हैं फिर धार्मिक प्रचार। जो धार्मिक गुरु होते थे वो शिक्षा देने के लिए लोगों को यात्राएं करने लगे थे, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो रोमांच के लिए यात्राएं करने लगे थे कि मुझे तो उस तरफ जाके देखना है कि उधर कैसे लोग रहते हैं, या उनका रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है। तो वो अपने मनोरंजन के लिए ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे थे। अब बात करते हैं दोस्तों, देश का नाम कैसे पड़ा। मतलब जो हम पहले हमारा जो भारत है उसके अनेकों नाम, कई नाम है दोस्तों। इंडिया है, भारतवर्ष है, आर्यव्रत है। तो बात करते हैं कि इंडिया नाम कैसे पड़ा। तो इंडिया, ये शब्द जो है इंडस से निकला। इंडिया जो शब्द है दोस्तों वो इंडस से निकला। इंडस का जो संस्कृत में अर्थ होता है वो होता है सिंधु। सिंधु होता है इसका मतलब। फिर बात करते हैं ईरान, मतलब ये शब्द संस्कृत भाषा से निकला, जिसको सिंधु कहा जाता था। तो जो बाहर के देश से, बाहर यहाँ से मानचित्र में अगर देखें तो इधर से ईरानी और यूनानी आए, तो यहाँ पर पड़ी आपकी सिंधु नदी। तो उन्होंने जो सिंधु के पूर्व का जो एरिया है, ये सारा, ये सब उसके सिंधु के पूर्व में पड़ेगा। तो इन्होंने पूर्व के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इंडिया, इस क्षेत्र को इंडिया कहा दोस्तों। ईरानी और यूनानियों ने सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को इंडिया कहा है। बात करते हैं भारत की। भारत नाम कैसे पड़ा। तो ऋग्वेद में इसका वर्णन हुआ है कि भरत नाम के एक राजा रहे थे। भरत नाम के एक राजा थे जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। अब बात करते हैं अतीत के अन्य चीज़ों से कैसे जानकारी मिली। जैसे किताबें हैं, तो किताबों में सबसे पहले बात आती है पांडुलिपि की। पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। और पांडुलिपि जो लिखी जाती थी वो ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, और ये हिमालय में पाए जाती थी। पर इनके कुछ नुकसान भी हुए कि ये पत्ते होने के कारण कुछ पांडुलिपियों को कीड़े खा गए और कुछ वैसे ही नष्ट हो गए। जो पांडुलिपि मिली है वो कहाँ पर मिली है हमें, मंदिरों में और विहारों में, जिन्हें 3 भाषाओं में पाया गया है, संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल में। तो इनमें क्या क्या चीज़ें हमें मिली है, इन पांडुलिपि में क्या किन किन विषयों पर चर्चा की गई है। तो धर्म, धार्मिक क्षेत्र पर, राजाओं के शासन पर, विज्ञान और औषधियाँ और महाकाव्य। तो इन पांडुलिपियों से इन चीज़ों का वर्णन मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये तो होगी पहली चीज़ की पांडुलिपियाँ। ये हाथ से लिखी जाने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। ये देखिए दोस्तों, ये है पांडुलिपि लिखी हुई। अब बात करते हैं अभिलेखों की। अभिलेख, ये लेख पत्थर तथा धातुओं पर कठोर स्थानों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। इन अभिलेखों पर शासकों के आदेश, उनके जो आदेश हुआ करते थे, और जो लोगों को दिखाने के लिए, ताकि वो पढ़ सके और उनका पालन कर सके, इसीलिए पत्थरों पर जड़ उत्कीर्ण करवा दिए जाते थे। कुछ अभिलेखों पर राजा रानी के कार्यों का वर्णन किया गया है, मतलब उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए, उन्होंने क्या क्या प्रमुख कार्य किए, उन सब के बारे में भी बात की गई है दोस्तों। तो एक अभिलेख मिला है जिसका चित्र ये रहा दोस्तों, ये है अशोक के टाइम का। ये अभिलेख अशोक के टाइम का है दोस्तों। तो 2250 ईसा पूर्व, 2250 वर्ष पुराना, अफ़गानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है।
ये अशोक के आदेश पर ही बनवाया गया था और इसमें उसके टाइम पर हुई लड़ाई और शासन में क्या क्या हुआ था उसका वर्णन किया गया है। ये 2 लिपि में है दोस्तों, एक तो ग्रीक और अरमाइक। इसमें देखा जाए तो ये ऊपर वाली लिपि अलग है और नीचे वाली अलग है, दोनों में अंतर देखिए, ये ग्रीक है और ये अरमाइक है। अब इतिहास के बारे में जानने के लिए कुछ चीज़ें और हैं जो अंतिम मानी गई है। इनके अलावा बाकी सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। जैसे हड्डियाँ पाई गई हैं, तो उनमें हड्डियाँ किन किन की है, कुछ तो जानवरों की हड्डियाँ हैं, कुछ मछलियों की है और कुछ पक्षियों की है। तो इससे पता चलता है कि इन्हें भी खाया जाता था, उनका खान पान कैसा था, इससे इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। इमारतें कैसी थी, कुछ इमारतें तो पत्थरों की बनी हुई थी और कुछ ईंटों की बनी हुई थी। और कुछ चित्र भी मिले हैं, इनके रंग से हम पता कर सकते हैं कि रंग प्राकृतिक थे या रासायनिक कलर का वो उपयोग करते थे, किस प्रकार के वो रंग बनाते थे। कुछ मूर्तियाँ भी मिली हैं और सबसे मेन चीज़ इनमें मिली है कि सिक्कों से हम पता कर सकते हैं कि कौन से राजा के टाइम के हैं उन पर, क्योंकि बहुत बार वो चित्रकारी करते थे, अपने सन तक लिखवाते थे और बहुत बार अपनी खुद की तस्वीरें भी वो उस पर जड़वाते थे। तो इनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, और ये एक सुराही दिखाई गई है जिसके वहाँ के टाइम के लाइफस्टाइल के हमें बारे में पता चलता है। ये देखिए दोस्तों, सुराही पर जो ये डिज़ाइन बना है, ये साइड में कुछ सिक्के दिए हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको ये चैप्टर फर्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो बात करते हैं दोस्तों आज की टिप्स की। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि हर वीडियो के लास्ट में आपको अच्छी टिप दी जाएगी ताकि आपको हेल्प हो सके। तो आज हम बात करते हैं कि आलस्य क्या है, इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो कोई भी इंसान आलसी नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर होता है जिसे वो करना पसंद करता है। मान लो वो टीवी देख रहा है तो पूरा दिन टीवी देख रहा है, उसका मन तो है टीवी देखने में, तो वो आलसी कैसे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ना कुछ कार्य, कोई किसी का खेलने में इंटरेस्ट होता है, पर हम उन चीज़ों को नेगेटिव वे में लेके जाते हैं कि हम तो आलसी, हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे। तो बस हमें ध्यान देना है कि हमें उससे बाहर कैसे आना है। हमें देखना है कि दोस्तों कि हमारा ध्यान किन किन चीज़ों में लग रहा है और हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, कि क्या गोल है हमारा, वो चीज़ें हमें निर्धारित करनी चाहिए। जब हम नहीं देख पाते कि आगे क्या होने वाला है, मतलब लाइफ को बिना किसी उद्देश्य के, बिना कोई चीज़ हम निश्चित किए आगे बढ़े जा रहे हैं। मान लो अगर हम 11th में आए या 12th में आए और हमें पता ही नहीं है कि उसके बाद हमें क्या करना है, बस ऐसे ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर हमारा गोल निश्चित होगा कि भाई हमें 12वीं के बाद IIT में जाना है, या हमें फोर्स में जाना है, या हमें SSC में जाना है, तो हमारा गोल निश्चित होगा, तो हम उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन जो है पहले से ही करेंगे, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो अगर हमारा गोल सेट होगा तो हम पहले से ही चीज़ों को बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब हमें पता होगा कि लाइफ में हमें ये करना है और इसे करने से हमारी लाइफ में क्या सुधार होगा, क्या चेंजेस आएंगे, तब हम उसे करने में अपनी पूरी मेहनत लगा देंगे, जी जोड़ अपना पूरा बेस्ट देने की हम कोशिश करेंगे। तो इससे हमारा जो है लेजीनेस जिसको हम बोलते हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएगा और हम पाएंगे कि हम बेस्ट होते जा रहे हैं और हमें आलस नहीं आता, हमें कार्य को करने में मज़ा आता है। तो ये थी दोस्तों आज की टिप्स, आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपका प्यार मुझ पर ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मेरी वीडियो को इसी तरह देखना चाहते हैं आगे भी, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों अपना कीमती टाइम मुझे देने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।